नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। तो हरियाणा में इस वक्त चुनाव का दौर चल रहा है। चारों तरफ नेता जो है कोई टिकट के लिए मारामारी कर रहा है। तो जिन लोगों की टिकट कट गई है तो वो लोग अब दूसरी पार्टी में टिकट की बाट जोह रहे हैं। अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 67 उम्मीदवारों को टिकट दी है, लेकिन जो लोग नाराज़ हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपनी एक भी सूची जारी नहीं की है। कांग्रेस अभी तक इस बात को लेकर फंसी हुई है कि अगर वे लोग अपनी सूची जारी करते हैं तो क्या जो हाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हो रहा, क्या वही हाल उनकी पार्टी के साथ होगा। तो तमाम ऐसे सवाल हैं, उनको लेकर हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सूची जारी नहीं कर रही, क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक आप भगदड़ की बात कर रहे हो ना, दो प्रमुख पार्टियाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर आज वर्तमान में हैं, जिनमें एक कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी है। और दोनों पार्टियों के पास करीब करीब 2,500 हज़ार व्यक्तियों से ऊपर आवेदन आए हुए थे टिकट के लिए। टिकट हल्के से एक आदमी को मिलनी है, तो बाकी में सीधी सी बात है, नाराज़गी संभव थी। और ये नाराज़गी 2-4 दिन के लिए होती है। कुछ लोग मान जाएंगे, कुछ लोगों को पार्टी के नेता मनाएंगे, कुछ को प्रत्याशी मनाएंगे, तो नाराज़गी दूर हो सकती है। और जिस दिन कांग्रेस की लिस्ट आएगी उस दिन कांग्रेस के अंदर भी इसी प्रकार का एक बार माहौल बनेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी ज़्यादा टिकटार्थी हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की लिस्ट ना आने का कारण पूछ रहे हो कि क्यों नहीं आ पाई है, अचानक जिस प्रकार से मानसून सीजन के अंदर मौसम बदलता है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाँव, उसी प्रकार का खेल आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर है। और ऐसा खेल दोनों पार्टियों के अंदर हुआ है। भाजपा के अंदर भी एक दिन पहले आदमी शामिल होकर के टिकट उनको पार्टी ने देने का काम किया है। और इसी प्रकार का सिनेरियो, बल्कि उससे भी ज़्यादा बड़ा सिनेरियो हम कह सकते हैं, कांग्रेस के अंदर हुआ कि अचानक राहुल गांधी जी ने एक बात कही कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है, कि विधानसभा चुनाव में वो हिस्सा क्यों नहीं। वहाँ से जब ये बात आई, आनन फानन में कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था, दोनों के बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ। और बातचीत के दौर में सीधी सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने डिमांड रखी कि 1 लोकसभा 1 सीट। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, तो 10 सीटों उन्होंने मांगने का काम किया। लेकिन आरंभ में तो कांग्रेस के नेतागणों ने 5 सीट देने की बात कही, फिर मामला 7 तक पहुंचा। अब चर्चाएं अब भी ये अटकी हुई हैं कि आम आदमी पार्टी हर लोकसभा से 1 सीट चाहती है। एक तो देरी का कारण ये, दूसरा अगर 5 सीट भी देंगे या 7 भी देंगे, किस इलाके से देंगे, किस ज़िले से देंगे, किस से नहीं देंगे, वो एडजस्टमेंट करना, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना, आज तक तो वो भी तय नहीं है। तो देरी का एक प्रमुख कारण मैं ये मानता हूँ। और दूसरा बड़ा प्रमुख कारण आज सोशल मीडिया के ऊपर जैसे कुछ समय पहले ही आई है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो बात तो दोनों की चली थी, लेकिन मेरा अपना मानना ये है, 2-3 बार मैं पहले भी 1-2 चैनल के ऊपर ये बात कह चुका हूँ कि विनेश फोगाट जरूर राजनीतिक के चुनावी दंगल में हो सकती हैं, और बजरंग को शायद इस चुनाव में कहीं न कहीं इंतज़ार करना पड़े। राठी साहब, अगर देखें जिस तरीके से सूची लेट कर रहे हैं तो उम्मीदवार को समय कम मिलेगा अपने विधानसभा में घूमने का, तो क्या ये पार्टी के लिए और उम्मीदवार के लिए गलत मैसेज जाएगा या उनके लिए खतरनाक होगा? देखो, ज़्यादातर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवारों को कम समय मिलेगा, और वो सीटें होंगी जहां पे नए प्रत्याशी होंगे। अगर आप रोहतक और झज्जर और सोनीपत जिलों के आसपास की देखोगे, करीब 45 से 50 सीटें तो कांग्रेस की तकरीबन इस प्रकार की तय हैं कि वहाँ से किस प्रत्याशी ने चुनाव मैदान में उतरना है। और उनको कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इशारा भी कर रखा है। तो वो तो अपनी तैयारी में पिछले काफ़ी समय से लगे हुए हैं। जो नए प्रत्याशी आएंगे, जिस प्रकार से बजरंग और विनेश ने आज ज्वाइन किया है, इनमें से विनेश फोगाट चुनाव लड़ती है या दोनों लड़ते हैं, संभावना विनेश की है। तो अगर टिकट की लिस्ट देरी से आती है तो समय की कमी ऐसे प्रत्याशियों को हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आती है, 67 उम्मीदवारों का ऐलान होता है, उसके बाद भगदड़ मचती है। तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है वो लोग निर्दलीय लड़ेंगे, तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा या कांग्रेस पार्टी को? देखिए, ये नुकसान दोनों तरफ से होता है। मेरा अपना मत अब की बार एक और है
मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि करीब 15 के आसपास इंडिपेंडेंट हरियाणा विधानसभा में आ सकते हैं अब की बार। पिछली बार 7 से 8 ये संख्या हमेशा रहती है। 1996 में ये संख्या 10 की थी। और 2 प्रमुख पार्टियां हैं, जेजेपी से लोग बचना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी आप समझौते की संभावनाएं तलाश रही है। अगर आम समझौते में चुनाव लड़ गई तो बाकी जगह से किसी भी प्रत्याशी को नहीं उठाएंगे, जो उनको सीटें मिलेंगी वहीं पे लड़ेंगे। तो फिर तो कुछ नाराज़ जो नेता हैं, जो टिकटार्थी हैं, टिकट की चाह रखने वाले हैं, वो रुक कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति इनेलो का वो जा सकते हैं इनेलो की तरफ, कि वो ऑप्शन ही उनके पास वो बच गया है। तो ऐसे में निर्दलीय मैदान में उतरेंगे और कुछ अपने चहेतों को, जो बड़े नेता हैं, वो भी इशारा करके उठा देंगे। जिसके आदमी को जहाँ पे टिकट नहीं मिलेगी वो मार सकते हैं थपकी। और ऐसा कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा होने की संभावना है। राठी साहब, जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी हवा चल रही है, हर जगह हमारी लहर है, हम पूरी मेजोरिटी के साथ हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। तो फिर उन्हें डर किस बात का है? आखिरकार वो गठबंधन क्यों कर रहे हैं? देखो, गठबंधन का जो निर्णय है वो शीर्ष नेतृत्व का, यानी कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व की बात है। राहुल जी आज कमज़ोर नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत नेता के रूप में देश के अंदर उभरे। और कहीं न कहीं उनको एक एहसास है। पिछली बार अगर विधानसभा का चुनाव आप हरियाणा प्रदेश का देखोगे तो करीब 25 सीटें ऐसी थी जो 1000 से 5000 वोटों के बीच के मार्जिन से हारी गई थी या जीती गई थी। उन जो 25 सीटों में 1 से 5000 का मार्जिन से जो सीटें जीती थी वो 12 बीजेपी ने जीती थी और 9 कांग्रेस ने जीती थी। बाकी अदर्स ने, जिसमें जेजेपी आ गई या इंडिपेंडेंट आ गए, उन्होंने जीती थी। और राहुल गांधी जी का एक सीधा सा मत ये है कि एक तो थोड़ा सा भी फ़ायदा किसी भी रूप से भाजपा को ना मिल जाए, और दूसरा उसने कांग्रेस को उन्होंने उभारना है दिल्ली के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव जो टर्म गई हैं, तब से 0 पे कांग्रेस दिल्ली के अंदर लोकसभा में है, 0 पे ही विधानसभा के अंदर है। तो राहुल जी का कहीं न कहीं दिमाग में एक आइडिया तो चल ही रहा होगा कि हरियाणा तेरा मजबूत स्टेट है। अगर हरियाणा से तुम 7 सीटें, 9 सीटें या 10 सीटें या 5 सीटें अगर आम आदमी पार्टी को देते हो तो भविष्य का समझौता दिल्ली में भी निश्चित रूप से हो जाएगा। और कांग्रेस को जितनी सीटें वहाँ मिलेंगी और जितनी वो जीत करके आएंगे, एक तरह से कांग्रेस के लिए दिल्ली के अंदर वो संजीवनी का काम करेगा। और लोकसभा चुनाव के अंदर जो समाजवादी पार्टी के साथ समझौता हुआ था अखिलेश यादव जी के साथ आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, उससे भी कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे संजीवनी मिली। और उसी प्रकार का बाई इलेक्शन अब कुछ आने वाले हैं यूपी के अंदर। तो वहाँ राहुल जी भी चाहेंगे कि 3 से 4 सीटें मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश जी मेरे को दें और उन पे मेरी जीत हो, तो पार्टी का बूम वहाँ भी आए, वहाँ भी ग्राफ उठे। राठी साहब, अगर हम देखते हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, और इसके अलावा जितनी पार्टियां हैं, इनेलो पार्टियां गठबंधन है, जेजेपी पार्टियां गठबंधन, तमाम पार्टियों का गठबंधन है, और सभी पार्टियां लगभग इस वक्त शून्य पे हैं। तो जो उनका जो वोट बैंक है वो इस बार किस पार्टी में शिफ्ट होगा, कांग्रेस में या बीजेपी में? इनेलो का, जेजेपी का, दोनों पार्टियों का जो घट रहा जनाधार इन दोनों का तो जितना घट चुका था वो पिछले विधानसभा चुनाव में घट चुका। इनेलो का जनाधार तो कुछ न कुछ बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जेजेपी की तरफ उनका जनाधार खिसका था और जेजेपी आज हाशिए पर आ गई है। तो जेजेपी का जो वोट बैंक था वो वापस इनेलो की तरफ ज़्यादा रुख करेगा। और कुछ जो कार्यकर्ता थे, जेजेपी तो एक तरह से अगर देखें तो भाजपा में इसी हो गई। जितने ज़्यादातर नेता भाग के गए हैं जेजेपी के, वो ज़्यादातर तो भाजपा में गए हैं। लेकिन कुछ उसका जो देवीलाल जी के नाम पे, चौधरी साहब के नाम पे जो वोट बैंक था, वो कहीं न कहीं जेजेपी का वोटर इनेलो की तरफ रुख कर जाएगा। इन पार्टियों की तरफ वोटर कम रुख करेगा। लेकिन नेता जो थे वो ज़्यादातर कुछ भाजपा में चले गए, कुछ कांग्रेस के बाटे आ गए। आज विनेश फोगाट हो या बजरंग पूनिया हो, दोनों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जो दिल्ली के अंदर जो आंदोलन हुआ था, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से था? आंदोलन पार्टियों की तरफ से होता नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इतनी तेज़ होती हैं, वो आंदोलन को कैश कर जाती हैं। एक दौर था जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन जंतर मंतर के ऊपर चला, रामलीला मैदान के अंदर चला, तो उस समय किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इस आंदोलन का कोई राजनीतिक लाभ कोई पार्टी उठा सकती है। और सारा देश मैं भी अन्ना हूँ के नारों से गूंज उठा था। हर आदमी के सिर पे टोपी लोग पहनने लग गए थे, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, हम सब अन्ना। और धीरे धीरे फिर रामदेव जी ने उसी को प्रयास किया। उनके साथ जो घटना घटित हुई वो सर्वविदित है। और उस आंदोलन को पूर्ण रूप से जो उसका फ़ायदा मिला
वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। और जो रामदेव जी या अन्ना हजारे जी जो आंदोलन के मुद्दे थे वो आवाज़ तक भी नहीं उठा पाए। तो वही कहानी यहाँ थी, पार्टियाँ पहले जुड़ी हुई नहीं होती, जब आंदोलन सफल हो जाता है और उसका जब ये देखते हैं कि इसमें से ये नेता उभर करके आया या ये लोग उभर करके आए, तो उसका हर पार्टी फ़ायदा लेने का प्रयास करती है। और आंदोलन सरकारों के खिलाफ होते हैं तो सरकार का तो आंदोलन का फ़ायदा मिलेगा नहीं, सीधी बात है उसके अपोनेंट पार्टियों को ही फ़ायदा मिलेगा। आज बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने जो आंदोलन किया था तो भाजपा के तो विरोध में ही किया था एक तरह से, क्यों सरकार में जो लोग बैठे थे उन्हीं के इशारे पर, जो ब्रजभूषण जी का मुद्दा था ये कह रहे थे कि उन्हीं के इशारों पर हो रहा है कि उनको हटाइए, वो हटाई नहीं गई। तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर दो ही पार्टियां मुख्य रूप से हैं, तो सीधा सा फायदा कांग्रेस पार्टी को यहाँ मिलना था। और इनको राजनीति की इनके मन में जिज्ञासा जागी होगी तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। रेड्डी साहब, साक्षी मलिक इन आंदोलन के साथ थी, उसका बयान भी सामने आया, उसने कहा कि मुझे भी टिकट का ऑफर मिला था लेकिन मैंने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो इनके फैसले से नाराज़ हैं। तो क्या जब खिलाड़ी आंदोलन करते हैं और राजनीति के मैदान में कूदते हैं तो क्या आप देखते हैं ये सही है या गलत है? ये वो आज खंडन कर रही है ना। कुछ दिन पहले तो उनका महम से कांग्रेस की टिकट के लिए नाम चला था साक्षी मलिक का, तब तो साक्षी मलिक ने कभी खंडन नहीं किया कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगी। देखो, एक दौर होता है, खिलाड़ियों का भी दौर होता है, राजनेताओं का भी दौर होता है, कभी उतार होता है, कभी चढ़ा होता है। हालांकि ये उनका निजी निर्णय है और वो ठीक, मैं मानता भी हूँ उनका मानना कि मैं राजनीति में नहीं जा रही, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। विनेश और बजरंग की ये चले गए, मेरी चॉइस ये नहीं है। ये तो आदमी की व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर निर्भर है, हो सकता है भविष्य में आ जाए। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने राजनीति का विरोध किया, राजनीति से संन्यास लिया और राजनीति में जाके ही खड़े हो गए। मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए देश की राजनीति के अंदर। जो हमारा वोट मतदाता पहचान पत्र है ये उन्होंने बनवाया था और हर कोई बड़ी पार्टी उनसे डरती थी। और जब वहाँ से रिटायरमेंट हुए उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा। सिर्फ एक पार्टी ने, शिवसेना ने उनका समर्थन किया, किसी दूसरी पार्टी ने समर्थन नहीं किया, उनके पक्ष में वोट नहीं किया। और आगे चल करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी से या कि शायद कांग्रेस से ही उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये समय की नज़ाकत होती है, समय बलवान होता है, किससे क्या करवा दे, किसको राजनीति में ला दे, किसका मोह भंग करवा दे। आज साक्षी मलिक का अपना बयान निजी है, अच्छा बयान है कि वो राजनीति में नहीं जाना चाहती, अपने आप को खेल के प्रति और खिलाड़ियों की आवाज़ बन के वो भरना चाहती हैं, आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो कब तक देखते हैं, कब तक सूची आएगी कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी जो बचे हुए उम्मीदवार उनकी? कांग्रेस की सूची देखो 12 तारीख है अंतिम। उम्मीद तो है कि कल और परसों में आ जानी चाहिए या आज भी आ जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऐसा है, ये जब चाहे लोकसभा चुनाव की सूची हो, चाहे विधानसभा चुनाव की जनरल इलेक्शन की बात हो, चाहे किसी बाई इलेक्शन की बात हो, ये जब 1-2 दिन रह जाता है ना नॉमिनेशन का, सारा टसका के बाट दिखा के जब ये लिस्ट आउट करते हैं, या उनकी अपनी रणनीति है, कोई बड़ा थिंक टैंक उनके पास बैठा है या पता नहीं क्या है, इसकी तो वही जाने। लेकिन अब की बार लेट होने का कारण ये है, एक तो पेच फंस गया नया रूप से आम आदमी पार्टी के समझौते का, दूसरा पेच फंस गए आगे खड़ा हो गया, जैसे ये 2 बड़े खिलाड़ी आ गए, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट जी। इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी भी 2 सीट की डिमांड कर रही है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे तो हमें भी 2 सीट दे दो। तो अचानक से ये जो बात आई ना, इससे थोड़ी सी मैं देरी मान करके चल रहा हूँ, हो सकती है। तो सुना आपने वीरेंद्र राठी का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुए, ताज़ा घटनाक्रम खासकर करें कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, दूसरी तरफ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो ऐसे में लग ये रहा कि इनकी वजह से ज़रूर कांग्रेस पार्टी की सूची डिले हुई है, लेकिन इनकी सूची कभी भी आ सकती है। राठी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।